हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज हम देखने जा रहे हैं कि वो जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, मतलब अंदर का जो प्रतिरोध है, उससे प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो उसे अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। तो आंतरिक प्रतिरोध, अंदर का प्रतिरोध है ना, सेल के सेल आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है बच्चों, तो डिस्कस करते हैं क्या होते हैं कारक। तो ध्यान से देखिएगा, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध मतलब अंदर के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले टोटल 4 कारक होते हैं। 4 कारक कौन कौन से होते हैं? उससे पहले बच्चों हम ये समझें कि आंतरिक प्रतिरोध क्या। तो हमने पढ़ा था कि सेल में इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो विद्युत अपघट्य उपस्थित होता है वो विद्युत धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो सबसे पहला जो कारक होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा, जैसे ये एक सेल है, सेल में ये 2 इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत अपघट्य उपस्थित है और ये विद्युत धारा के प्रवाह में क्या उत्पन्न करेगा? बाधा। अब बच्चों यदि हम इन इलेक्ट्रोडों को दूर खिसकाएं तो डेफिनेटली, जैसे हम दूर खिसकाते हैं, देखो यहां बनाते हैं इसको, ये ध्यान से देखिएगा, ये दूर खिसका दिया। जब हम दूर खिसकाएंगे तो डेफिनेटली इन इलेक्ट्रोडों के मध्य उपस्थित विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ेगी और जब मात्रा बढ़ेगी तो विरोध बढ़ेगा और विरोध बढ़ेगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है बच्चों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो ये दूरी बढ़ाने पर इनके मध्य विद्युत अपघट्य की मात्रा बढ़ेगी और मात्रा बढ़ेगी तो अवरोध बढ़ेगा। तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं बच्चों कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और ये आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला पहला कारक कहलाता है। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक क्या होता है। बच्चों ध्यान समझिएगा, दूसरा कारक क्या। उससे पहले हम समझे, आप जानते हैं बच्चों, यदि मान लो हम किसी चौराहे से गुजर रहे हैं और वहां बहुत भीड़ है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, वहां बहुत भीड़ है तो डेफिनेटली हमें गति में अधिक बाधा उत्पन्न होगी और यदि भीड़ कम है तो डेफिनेटली हमें गति में कम बाधा उत्पन्न होगी। इसका अर्थ क्या निकला? भीड़ भाड़ अधिक तो बाधा अधिक, और बाधा अधिक मतलब प्रतिरोध अधिक। ध्यानपूर्वक समझिएगा इस बात को। ठीक है, अब देखना, ये एक सेल है बच्चों, सेल के अंदर विद्युत अपघट्य भरा है और मान लो विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक है। सांद्रता समझते हैं ना बच्चों, प्रति इकाई विलायक के प्रति इकाई आयतन में विलेय की मोल में मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। और आपने सुना होगा बच्चों कि सांद्रता जितनी अधिक होती है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, सांद्रता जितनी अधिक होती है प्रति विलयन के प्रति एकांक आयतन में आयनों की संख्या भी उतनी अधिक होती है। तो अब यदि मान लो इसमें भरा हुआ विलयन सांद्र है, अरे सांद्र है तो आयनों की संख्या अधिक, आयनों की संख्या अधिक तो भीड़ भाड़ अधिक और भीड़ भाड़ अधिक तो बाधा अधिक। तो इसका अर्थ क्या निकला बच्चों? यदि इसमें जो विद्युत अपघट्य भरा है यदि उसकी सांद्रता अधिक है तो सांद्रता अधिक होने पर बाधा अधिक हो जाती है और बाधा अधिक होना मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो बच्चों दूसरा कारक होता है विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। अभी हमने वो 2 कारक देखे हैं बच्चों जिन्हें बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ता है। अब तीसरा कारक क्या, तो ध्यान से समझिएगा। कभी हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था कि सेल से मिलने वाली विद्युत धारा I बराबर, इसका सूत्र होता है बच्चों E बटे स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इस सूत्र को आप देखेंगे तो इसमें जो स्मॉल r है ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध है। बच्चों ये सूत्र में कहां बैठा है? नीचे। तो क्लियर है, यदि आंतरिक प्रतिरोध कम तो धारा अधिक और यदि आंतरिक प्रतिरोध अधिक तो धारा कम। इसको उल्टा करके भी बोल सकते हैं, यदि धारा अधिक मिल रही है इसका तात्पर्य है कि आंतरिक प्रतिरोध कम है और यदि धारा कम मिल रही है इसका तात्पर्य है कि आंतरिक प्रतिरोध अधिक है। ठीक है बच्चों, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये जो सेल है इसमें यहां तक विद्युत अपघट्य भरा है और इसमें ये छड़ डूबी हुई है, मतलब इलेक्ट्रोड डूबे हुए हैं। आप देखेंगे ये इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल है। बच्चों जितना क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों का जितना क्षेत्रफल विद्युत अपघट्य में डूबा होगा उतना ही क्रिया में भाग लेगा
और जितना क्रिया में भाग लेगा उसके कारण ही हमें विद्युत धारा प्राप्त होगी। अब ध्यान समझना, यदि कम क्षेत्रफल डूबा हुआ है तो कम क्षेत्रफल क्रिया में भाग लेगा तो कम विद्युत धारा प्राप्त होगी, और यदि अधिक क्षेत्रफल डूबा है तो अधिक क्षेत्रफल क्रिया में भाग लेगा और अधिक विद्युत धारा प्राप्त होगी। यदि विद्युत धारा अधिक प्राप्त हुई मतलब आंतरिक प्रतिरोध घट गया, और यदि विद्युत धारा कम प्राप्त हुई तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ गया। इसका सीधा सा अर्थ क्या है बच्चों कि तीसरा जो कारक होता है वो है इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल। बच्चों क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ये उतना अधिक क्षेत्रफल क्रिया में भाग लेगा और हमें सेल से उतनी विद्युत धारा अधिक विद्युत धारा प्राप्त होगी और आंतरिक प्रतिरोध घट जाएगा। तो इसका अर्थ क्या निकला कि तीसरा कारक होता है इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है, और इस तरीके से आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला है तीसरा कारक। आपने सुना होगा बच्चों, यही कारण है कि समय समय पर बैटरी में डिस्टिल वाटर डाला जाता है ताकि इलेक्ट्रॉनों का अधिक से अधिक क्षेत्रफल डूबा रहे और आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाए और हमें उससे अधिक धारा प्राप्त होती रहे। ठीक है बच्चों, अब हम चौथा और आखिरी कारक देखने जा रहे हैं और वो क्या है तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करना, आप जानते हैं गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट करने के लिए जो सेल्फ मतलब स्टार्टर द्वारा करंट लिया जाता है वो बैटरी से लिया जाता है। तो आपने देखा होगा कि सर्दी के दिनों में गाड़ी को स्टार्ट करना मतलब सेल्फ स्टार्ट करना कठिन होता है, आसानी से स्टार्ट नहीं होती है, सामान्य प्रयोग की बात है। और गर्मी के दिनों में वही गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों है? तो उसके पीछे कारण है बच्चों कि जब तापमान कम होता है, जो सेल के अंदर विद्युत अपघट्य होता है उसका तापमान कम होता है तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है तो सेल से मिलने वाली धारा का मान घट जाता है। ठीक है, तो सर्दी के दिनों में तापमान कम होने के कारण, विद्युत अपघट्य का तापमान कम होने के कारण आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाने के कारण गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पर्याप्त धारा हमें से बैटरी से प्राप्त नहीं होती है। इसके विपरीत गर्मी के दिनों में तापमान अधिक, और तापमान अधिक होने के कारण आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है, और आंतरिक प्रतिरोध घट जाने के कारण बैटरी से अधिक धारा प्राप्त होती है और गाड़ी आसानी से स्टार्ट हो जाती है। तो चौथा कारक होता है सेल में जो विद्युत अपघट्य उपस्थित है बच्चों उसका ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध घटता है और ताप घटाने पर आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता है। और इस तरीके से बच्चों किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले टोटल 4 कारक होते हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, नंबर 2 विद्युत अपघट्य की सांद्रता, नंबर 3 इलेक्ट्रोडों के डूबे हुए भाग का क्षेत्रफल, और नंबर 4 विद्युत अपघट्य का ताप। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा ही। ठीक, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।